अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 6 देख रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम टोटल 3 प्रॉब्लम करेंगे। 3 प्रॉब्लम जिनमें पहले नंबर पे हमारे पास एक थ्योरम है जिसमें हम ये कहते हैं कि कंडीशन नंबर ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये है कि हमें कंडीशन नंबर जो है किसी मैट्रिक्स का जो है वो या 1 होगा या 1 से ग्रेटर आता है। एक तो आपने ये बात याद रखनी है। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ अ कंडीशन नंबर। कंडीशन नंबर की क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या फ़ायदा है हमें कंडीशन नंबर का। और उसके साथ हम एग्जांपल देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस टाइप्स की क्वेश्चन आते हैं और कैसे पता चलता है कंडीशन नंबर से कि ये क्वेश्चन जो है हमारे लिए बेटर है नहीं है। और फिर अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे इस थ्योरम का जो प्रूफ है। प्रूफ में सबसे पहले हमने कहा कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो अगर हमारे पास ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें पता है ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी आता है। तो ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, इसके बारे में आप पहले जानते हैं। अब आपको ये नाम की डेफिनेशन है कि 1 का नाम लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ आइडेंटिटी के नाम से छोटा या बराबर होता है। यानी कि आप ये देखें कि अगर आपका 1 का नाम लें तो वो बेसिक 1 ही होता है और ये भी 1 ही होता है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। अदरवाइज जो है ये जो कंडीशन है ये ऐसे हो सकता है कि नाम जो होता है आपको पता है कि आपने पढ़ा हुआ इन्फिनिटी नाम है, इसके साथ आपने जो है 2 नाम पढ़ा है, 1 नाम पढ़ा है। तो कुछ नाम जैसे आप 1 नाम निकालें इसका तो 1 ही निकलेगा, आप इसका इन्फिनिटी निकालें तो 1 ही निकलेगा, लेकिन अगर आप इसका 2 नाम निकालें तो वो शायद थोड़ा डिफरेंट आंसर दे। तो इसलिए ये है कि हम कहते हैं कि 1 का जो यानी ये जो है ए इनवर्स की जगह अगर 1 लिखें तो हमें पता है आइडेंटिटी का नाम लें तो यानी हमने दोनों साइडों पे नाम लिया है। तो जब आपने नाम लिया है तो ये नाम जो है या तो बराबर होता है या फिर बड़ा होता है 1 से। क्यों होता है ऐसे, मैंने आपको बताया क्योंकि आपने डिफरेंट टाइप के नाम पढ़े हैं जिनमें से कुछ बराबर भी हो सकते हैं और या फिर लाजमी तौर पे बड़ा होता है। तो आप स्टूडेंट आई की जगह आप लिख सकते हैं ए इनवर्स। आप दोनों का नाम सेपरेट जब करते हैं, ये चीज़ आपने पढ़ी है, याद रखिएगा, एक बात को समझिएगा कि यहाँ पे बेसिकली लेस देन इक्वल टू आता है। लेकिन लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि वो अगर इसके इक्वल हो। लेकिन अगर आप ये समझें कि ये इसकी जगह लिखा हुआ है ये स्टेप, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये वाला स्टेप जो है वो यानी लेस देन इक्वल टू यहाँ ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। लेस देन इक्वल टू अपनी जगह पे है, हमने खाली आइडेंटिटी की जगह रखा कि ये इसके इक्वल है। या फिर हम इसे बेटर है कि मैं इसे लेस देन इक्वल टू भी लिख सकता हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं इसके लिहाज से लेस देन इक्वल टू होगा। तो मैं अगर बैक साइड पे ये लिख लूँ तो फिर यहाँ लेस देन इक्वल टू ही रहेगा। अब स्टूडेंट याद रखें कि जब आप नॉर्म को ब्रेक करते हैं, आपने नॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है, तो वो भी लेस देन इक्वल टू फिर से आ जाता है। यानी कि आपके पास फिर से लेस देन इक्वल टू मीन पहले भी था, अब भी लेस देन इक्वल टू आ गया। अब स्टूडेंट इस डेफिनेशन को हम लोग कहते हैं, ये जो चीज़ है इसी को कहा जाता है, यानी ये डेफिनेशन है किसकी है, कंडीशन नंबर ऑफ ए की कंडीशन नंबर की डेफिनेशन है। क्योंकि इसको कंडीशन नंबर ऑफ ए कहते हैं क्योंकि आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है नाम की प्रीवियस लेक्चर में। तो अब स्टूडेंट हमारे पास आया है यहाँ पे कि 1 जो है लेस देन इक्वल टू है कंडीशन नंबर ऑफ ए के, और यही हम शो करना चाहते थे कि कंडीशन नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। ये आपका थ्योरम था जो कि एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम जानना चाहते हैं, पहला थ्योरम तो हमने कर लिया कि इम्पॉर्टेंस ऑफ कंडीशन नंबर क्या है। तो यहाँ पे आपने देखना है गौर से कि क्या अहमियत है कंडीशन नंबर की। तो टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ कंडीशन नंबर। इम्पॉर्टेंस ऑफ कंडीशन नंबर। तो स्टूडेंट कंडीशन नंबर की अहमियत ये होती है कि सबसे पहली बात कि अगर कंडीशन, अगर वो हमारे पास ये हो, लार्ज हो, अगर यानी अगर आपके पास लार्ज कंडीशन हो, कंडीशन नंबर हो, तो क्या होता है, हमारा पहला पॉइंट ये है कि अगर कंडीशन नंबर लार्ज हो तो समझ जाओ आप। इसी तरीके से मैं इसका रिजल्ट भी आपको बताता हूँ। नंबर 2, अगर हमारे पास ऑप्शन हो कि स्मॉल कंडीशन नंबर आ जाए,
यानी अगर पहली बात है अगर लार्ज आ जाए तो क्या होगा, दूसरे नंबर पे है अगर आपके पास स्मॉल कंडीशन नंबर आए तो इसका मतलब होता है। इसी तरीके से यहाँ पे इसको लिखेंगे क्या आप, जब लार्ज कंडीशन नंबर आए तो इसे इल कंडीशन कहते हैं, इल कंडीशन। तो अब आपको समझ होगी कि अगर कंडीशन नंबर का जवाब बड़ा आए तो उसे इल कंडीशन कहते हैं, और अगर उसका जवाब कम आए यानी कि 1 आ जाए, 1 के से करीब तर हो, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये वेल कंडीशन है। अब सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पे हमारे पास है एक है इल कंडीशन और दूसरा है वेल कंडीशन। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि कंडीशन नंबर की अहमियत बताएं। तो आपने इसकी अहमियत को एक्सप्लेन करते हुए आपने ये कहा कि अगर कंडीशन नंबर ज़्यादा होगा तो वो कंडीशन क्या होगी, इल कंडीशन होगी, बीमार कंडीशन होगी, यानी वो वाला क्वेश्चन हमारे काम का नहीं होगा। और अगर कंडीशन नंबर स्मॉल हुई तो वेल कंडीशन होगा, मीन कि वो हमारे काम का है। जैसे देखें स्टूडेंट, हम जो पढ़ते हैं मैट्रिक्स को, तो वो मैट्रिक्स जो हैं इसका दूसरा नाम होता है स्टेबल, स्टेबल होना। स्टेबल यानी वेल कंडीशन को स्टेबल भी कहते हैं और इल कंडीशन को अनस्टेबल कहते हैं। तो स्टूडेंट आपसे पूछा जाए कि आप क्यों पढ़ते हैं जो है कंडीशन नंबर, तो आपका आंसर ये है कि कंडीशन नंबर निकालने का फ़ायदा ये होता है कि मैट्रिक्स को जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशनें जो दी होती हैं उनको हल करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएंगे वो बीमार रिजल्ट होंगे या सेहतमंद होंगे। बीमार इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके जो आंसर आएंगे क्या वो एक्यूरेट होंगे या हमारे आंसर के करीब तर होंगे। तो स्टूडेंट आप पता कैसे चलता है किसी मैट्रिक का, देखें जब आप कोई मेथड से किसी मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, किसी भी मेथड से, जैसे कि आप गाज एलिमिनेशन, गाज इस तरह का वो जो ज़ीरो ज़ीरो बना रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करें तो जवाब में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, तो वो इल कंडीशन होते हैं। जिसकी मिसाल ऐसे है कि आप किसी बंदे को जो है आपका अपना कोई दोस्त है और आप उसे ज़रा सा को आप गलती से नुकसान पहुंचा देते हो तो वो आपका जानी दुश्मन बन जाता है। तो यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, यानी उस आंसर से बहुत दूर चला जाता है थोड़ी सी चेंजिंग करने के बाद, तो वो इल कंडीशन होता है, जो कि हम अभी एग्जांपल में भी देखेंगे कि किस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो ये दो चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंडीशन नंबर पे। अभी हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए और आप समझ सकें कि क्या है। तो एग्जांपल है कि हमने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले ली है, जैसे कि एग्जांपल दी हुई है 1.01x1 प्लस 0.099x2 इक्वल टू 2 ये है, और दूसरी कंडीशन है 0.99x1 प्लस 1.01x2 इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशनें दी हुई हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देन x जो है हम ले रहे हैं 1 1 ट्रांसपोज इज इट्स सोल्यूशन। ये मैंने कहाँ से लाया है सोल्यूशन, इज इट सोल्यूशन, बट इफ इट इज रिटन एज, अगर हम ऐसे लिख लें इसे, क्वेश्चन को देखिएगा 1.01 बिल्कुल वही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे है x1 प्लस 0.99 x2 इक्वल टू 2 और 0.99 x1 प्लस 1.01 x2 इक्वल टू 2। तो अगर ऐसे लिख लें तो देन हमारा जो सोल्यूशन है, मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मीनिंग है। x इक्वल टू 100 और -100 ट्रांसपोज, तो ये इसका जो है सोल्यूशन। अब आपको एग्जांपल ये दी हुई है कि आपके पास ये एक क्वेश्चन था 1.01x1 0.00x2 और यहाँ पे क्या है 2 है, सेम 0.099x1 और साथ में 1.10x2 इक्वल टू 2। ये तो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका आंसर 1 1 है। अच्छा, ये कैसे पता चला आंसर 1 1 है,
1 मीन के x1 का आंसर 1 है, x2 का आंसर 1 है, ये हल करने के बाद पता चला है। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप क्रेमर रूल से या मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से या अदर कोई मेथड आप एचिलन फॉर्म या रिड्यूस एचिलन फॉर्म जैसे मर्जी से हल करें, आपका जवाब 1 1 आ जाएगा। लेकिन अब हम कहते हैं कि अगर क्वेश्चन के अंदर हमने थोड़ी सी चेंजिंग की है, यानी अब हमारा आंसर यहाँ पे 1.01 x1, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे 0.099 था, अब हमने चेंजिंग किया 0.99, तो थोड़ा सा सवाल को चेंज किया x2 तो आंसर 2 आ गया। अब दूसरे नंबर पे है 0.99 x1 प्लस 1.01, तो आपने देखा कि ये टू द पॉइंट सेम है, इक्वल टू 2। तो अब क्वेश्चन में हमने इस स्टेप के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग लाई है। अब इसका जो आंसर निकला है, आप दोबारा इस क्वेश्चन को हल करें तो ये निकलेगा x1 का आंसर 100 और x2 का आंसर -100। तो आप देखिए आंसर के ऊपर कितना फ़र्क पड़ गया। आपने इस वैल्यू को चेंज किया, थोड़ा सा चेंज किया, तो जवाब के अंदर फ़र्क पड़ा हुआ है। यानी कि पहले 1 1 था, अब 100 -100 हुआ है। तो अब हमसे पूछा ये जाता है कि आपने क्या करना है यहाँ पे कि आप पता करें, डिटरमाइन इट इज़ स्टेबल और इल कंडीशन। डिटरमाइन इट स्टेबल और इल कंडीशन, तो ये बात आपने पता करनी है कि ये स्टेबल है या इल कंडीशन है। तो स्टूडेंट हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं और ताकि हम इसे पता कर सकें कि ये स्टेबल है या इल कंडीशन है। तो आपका जो रिज़ल्ट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी मैं इसका सॉल्यूशन पे जाता हूँ क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है वो है हमारे पास 1.01 और 0.99 और फिर 0.99 और उसके साथ है 1.01। हमने जो नीचे वाला पार्ट है वो ले लिया। अब हमने यहाँ से ए का जो मार्ड निकाला है, मार्ड निकालने के लिए 1.0201 माइनस 0.9801 और फिर इसके साथ साथ हमारे पास है यहाँ पे ए मार्ड जो है वो निकला है 0.0400। तो आपको मार्ड निकालना आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, फिर माइनस डालें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये ए मार्ड निकला। अब स्टूडेंट ये ए था आपका, अब आप ए इन्वर्स निकालें। इन्वर्स निकालना यकीनन आपको आता होगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ कि इस मैट्रिक्स का पहले इन्वर्स निकाला तो ये बना है 25.250 माइनस 24.75 और यहाँ पे है -24.75 और साथ में 25.25। तो ये आपने क्या देखा है कि ये हमारे पास चूँकि ये वैल्यू सेम ही थी यहाँ पे और यहाँ पे, तो इनके वो जो है ना यहाँ पे भी बेशक ज़ीरो लिख लें ना लिखने की बात है। तो ये आपने ए का इन्वर्स निकाला, तो ए का इन्वर्स ये निकला। अब हमने इसका नाम 1 निकालने लगे हैं। अब देखना नाम कैसे बताता है कि क्वेश्चन आपका क्या है। तो यहाँ से मैंने लिखा है नाम 1, तो ये मेरे पास आ गया है नाम 1। नाम 1 की डेफिनेशन आपको पता है, नाम 1 इक्वल होता है मैक्सिमम ऑफ, ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये इन्वर्स निकाला है हमने ए का। अब आपको पता है नाम 1 क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ, ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड करें तो ये बनती है एक भी 2 दूसरी भी 2। नाम वन कैसे निकाला करते हैं, जस्ट इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर दें और फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर दें। आप इन दोनों को ऐड करें 2 आएगा, इन दोनों को ऐड करें 2 आता है, तो इसलिए मैक्सिमम इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हमारे पास आएगा 2। तो ये आपने क्या निकाल लिया, नाम 1 निकाल लिया। अब स्टूडेंट जब आपने नाम 1 निकाल लिया तो अब नाम 1 का इन्वर्स का भी निकालना है, तो इन्वर्स का नाम 1 निकालें तो आपको पता है इन्वर्स का कैसे, यानी इन दोनों टर्मों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये इक्वल होगा मैक्सिमम। आप याद कर रखें कि या ऐड करने का तरीका ये होता है कि जो नेगेटिव टर्म होती है उसको भी पॉजिटिव ही समझ के ऐड किया जाता है। जैसे 25 और 24 मिल के ये तकरीबन 50 के करीब पहुँचेंगे, क्योंकि पॉइंट्स के पीछे भी वैल्यू है, तो ये 50 ही बनेगा। 50 और 50 आप इनको ऐड करें, याद रखें कि इसको प्लस समझ के कीजिएगा। 25.25 प्लस 24.75, तो ये 50 तो मैक्सिमम जो आंसर है वो 50 निकला। अब स्टूडेंट एक तो हमारे पास इसका आंसर 50 आया, तो अब आपने देखा कि यहाँ पे आ गया K1A इक्वल टू, ये आपको पता है K1A मेंशन कर रहा है नाम 1 को, नाम 1 के कंडीशन नंबर को। तो यानी कि नाम निकालने के 3 तरीके हैं।
तीन कंडीशन नंबर से निकाला जाता है। तो ये हमारे पास बना है A1 और ये उसके साथ हमारे पास इसकी ये वैल्यू है 1 नाम हम निकाल रहे हैं, तो इसकी कीमत पुट की 2 और 50, तो आपका आंसर निकला है 100। अब स्टूडेंट याद रखें कि जो 100 है ये एक लार्ज नंबर है। अब हमारे पास है अगर ये 100 आ गया तो अब आपको कहा जाता है कि अगर इसी पैटर्न पे यानी कि आप नाम इन्फिनिटी भी निकालें एंड नाम इन्फिनिटी निकाला, अगर नाम इन्फिनिटी, तो आपको पता है वो भी इसी तरह निकलता है मैक्सिमम ऑफ, सबको ऐड करें तो यह आएगा 2 यानी कि नाम इन्फिनिटी कैसे निकाला जाता है, जो आपको ए दिया होता है उस ए के अंदर ये दोनों टर्म आपस में क्या करते हैं, आप ऐड कर देते हैं, दोनों टर्म आपस में ऐड कर देते हैं। तो ये और इन दोनों को भी ऐड करते हैं, जब इसको इसमें ऐड करेंगे 2 आएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे 2 आएगा, यानी कि क्या करते हैं हम लोग रोज़ को आपस में ऐड करते हैं। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इसमें से जो मैक्सिमम है वो 2 ही होगा। तो इसका मतलब है आपने ये निकाल लिया। अब आपको इसका इन्फिनिटी का भी इनवर्स का भी इन्फिनिटी निकालें तो आपको पता है कि उसमें भी आप क्या करेंगे, जो इनवर्स दिया हुआ है ऊपर आपके सामने है, ये है इनवर्स वाली टर्म, जो इनवर्स गिवन है उसमें सिर्फ आपने इन इन दोनों को ऐड कर दें, याद रखें माइनस को छोड़ के ऐड करते हैं, और इन दोनों को ऐड करें, दोनों सेम सेम है, इन्हें ऐड करेंगे जब तो आपके पास ये आ जाएगा 50-50। तो उसी तरीके से क्योंकि ये आ गया 50 और 50, तो इसका आंसर तो 50 ही रहेगा। तो ये जो आपने निकाला, अब हम यहाँ से कंडीशन नंबर यानी इन्फिनिटी के लिहाज से कंडीशन नंबर जो है वो 2 × 50, ये भी 100 है। अब स्टूडेंट आपने सवाल में अपना रिजल्ट लिख देना है कि कंडीशन जो नंबर है आपका, कंडीशन नंबर लार्ज है हमारे पास, सो जो सिस्टम है, सो सिस्टम इज इल कंडीशन, सिस्टम आपका जो है वो इल कंडीशन है। इल कंडीशन मीन कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग करने से आंसर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये जो है हमारे पास एक सूटेबल जो प्रॉब्लम है वो नहीं है, अनस्टेबल क्वेश्चन है ये। तो हम कुछ यहाँ पे रिमार्क्स ले लेते हैं जो इनका पता होना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये आपने की पॉइंट याद रखना है कि अगर आप स्मॉल चेंज करेंगे इन एलिमेंट ऑफ ए में अगर आप स्मॉल चेंज कर रहे हैं, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया था कि हम थोड़ा सा चेंज लाएं, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो लार्ज के साथ आता है। क्या आता है, लार्ज उसके अंदर चेंज आ जाता है, उसके डिटर्मिनेंट के अंदर लार्ज चेंज आता है। तो स्टूडेंट लार्ज चेंज आने से वो जो क्वेश्चन होता है वो इल कंडीशन बन जाता है, और जब वो इल कंडीशन बनता है तो प्रॉब्लम स्टेबल नहीं होता। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम कहते हैं अनस्टेबल है, और अगर प्रॉब्लम ऐसे हो कि जो आप उसे सॉल्व कर सकें तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, स्टेबल है। तो स्टूडेंट आज का जो लेक्चर था आपने इसमें 3 चीज़ें स्टडी की हैं। एक तो आपने ये देखा, एक थ्योरम देखा है कि कंडीशन नंबर जो होता है वो हमेशा या तो 1 होता है या 1 से बड़ा होता है। नंबर 2, क्या अहमियत होती है कंडीशन नंबर की, हमें इसका फ़ायदा क्या होता है। तो आपने कहा कि इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि जब हम सवाल को हल करते हैं, नाम निकालते हैं उसका यानी कंडीशन नंबर निकालते हैं, अगर कंडीशन नंबर बड़ा आ जाए तो फिर इट मीन के वो इल प्रॉब्लम होता है, और अगर कंडीशन नंबर छोटा आए तो हम उसे वेल वेल पोज्ड या फिर स्टेबल प्रॉब्लम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।